अभी 2015 कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल में उन्होंने दे हैव सेड नॉट ओनली वुमेन टू गेट इनटू पार्लियामेंट, तो उनका हमारा 15% है, उनका 30% है, 33%। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैज़ टू बी अ वुमन, ऑपोजिशन लीडर एंड their president. So at one time all three were women. So they're saying not only women at the lower level but also at the higher level. हिंदुस्तान में तकरीबन 166 बिलियनियर्स हैं, कुछ नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश में एक भी नहीं है। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत आगे हैं, लेकिन इससे लोगों की ज़िंदगी जो हम अलग अलग चीज़ों देखते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, शौचालय होना या नहीं होना, इन सब में हम बहुत बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। आप ये कह रही हैं कि उनके पास भले पैसा कम है बांग्लादेश की सरकार के पास, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने ये रास्ते खोजे कि कम पैसा भी हो तो किस तरह खर्च करो कि ज़्यादा फ़ायदा हो, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। मैंने देखा कि दरवाजे भी नहीं होते उनके टॉयलेट्स में, वो लुंगी डालते हैं, तो सस्ते प्राइस में, लेकिन उनको हाइजीन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रिलीजन से जोड़ के भी समझाया है। दुनिया में एक होड़ लगी है आगे निकलने की। पाकिस्तान चाहता है वो हिंदुस्तान से आगे निकल जाए, हिंदुस्तान चाहता है वो चीन से आगे निकल जाए, चीन चाहता है वो अमेरिका से आगे निकल जाए, और अमेरिका चाहता है कि कोई उससे आगे कभी ना निकले। तो दुनिया में जो होड़ लगी है एक दूसरे से आगे निकलने की, इसमें कई बार हम ना छोटी चीज़ों को देखना भूल जाते हैं, वो रह जाती हैं। लेकिन ये छोटी चीज़ें बहुत बार, इनफैक्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्वाति नारायण आज हमारे साथ हैं। उन्होंने किताब लिखी है अनइक्वल, वाई इंडिया लेग्स बिहाइंड इट्स नेबर्स। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान आगे निकल गया है, और बहुत सारी चीज़ों में तो आगे है ही है, कम से कम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका से तो आगे ही है। लेकिन स्वाति की ये किताब हमें झकझोरती है, हमें झटका देती है। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा नेगेटिविटी से भरती है, कुछ कहते हैं नहीं, ये एक चेक है, हमें देख लेना चाहिए कि क्या छूट रहा है। स्वाति नारायण का नाम मैंने लिया, वो एकेडमिक हैं, एक्टिविस्ट हैं। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपके सब्जेक्ट हैं। वेस्टलैंड बुक से किताब आई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप बहुत घूमी हैं, कई देशों में गई हैं अपनी रिसर्च के सिलसिले में, और मेरा ख्याल है 7-8 साल की रिसर्च तो है ही, क्योंकि जो आपकी किताब है, किताब में आधे किस्से कहानियां हैं जो उन्होंने अपनी नज़रों से देखे और दर्ज किए, और आधे में तथ्य हैं। वो बताती हैं उन्होंने कहाँ से कौन सा जो है तथ्य लिया है, कहाँ से कौन सा आंकड़ा जुटाया है, पूरी चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं। और अगर पीछे से किताब पढ़ना शुरू करूँ मैं घबरा जाऊँगा, लेकिन अच्छा है कि मैंने आगे से किताब पढ़ी, और वो इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें आपके तजुर्बे हैं जो आप लोगों से मिली अलग अलग देशों में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाति। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये पढ़ रहा था और मुझे अचानक झटका लगा कि हम अपने पड़ोसियों से पीछे रह गए। मतलब ठीक है, हर देश को आगे निकलने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, और शुभकामनाएं भी हैं बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी, नेपाल को भी, भूटान को भी, श्रीलंका को भी। लेकिन शुभकामनाओं के साथ ये इच्छा तो हर हिंदुस्तानी की होगी ना कि हम ही सबसे आगे रहें। पर आपकी किताब जो बताती है वो देख के तो एक घबराहट सी हुई। शुरू कीजिए जहाँ से आप कर सकती हैं। तो आप कह रहे हो कि ये रेस है जहाँ सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, तो हम सोच सकते हैं कि ये ओलंपिक रेस है। हम सब में आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ में हम आगे हैं, वो है जीडीपी ग्रोथ। वो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत आगे हैं, लेकिन इससे लोगों की ज़िंदगी जो हम अलग अलग चीज़ों देखते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कुपोषण, शौचालय होना या नहीं होना, इन सब में हम बहुत बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। महिलाओं की उम्र, बिल्कुल, महिलाओं का नौकरी पर जाना, काम करना, महिला की आज़ादी, सब कुछ हम पीछे रह गए। और ये आई थिंक झटका देने वाली बात नहीं है, हम ये जानते हैं। लेकिन एक्चुअली मेरे लिए जो रियल लर्निंग था कि वहाँ जाके उनसे सीखना कि उन्होंने क्या किया आगे जाने के लिए। और हर ओलंपियन ये चाहता है कि वो रेस जीते, है ना। और आई थिंक हमें दूसरे ओलंपियन से सीखना है। सीखना तो है, लेकिन ये बताइए इस किताब पर या आप पर भरोसा क्यों करें हम? ये जो आपके आंकड़े हैं, ये जो आपकी लर्निंग है, ये जो आपका कंक्लूजन है कि हम इसमें पीछे हैं, इसमें पीछे हैं, इसमें पीछे हैं, और ये लोग हमसे आगे हैं, क्यों विश्वास करना चाहिए?
कहाँ हाथ पांव मारे आपने, कैसे इकट्ठे किए आंकड़े? वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं बताऊंगी मत विश्वास कीजिए, आप टूरिज्म के लिए चले जाइए। सब लोग तो जाते हैं सिंगापुर, थाईलैंड, नहीं कभी कभी हमारे पड़ोसी देश भी चले जाइए, बांग्लादेश चाहे नेपाल। और मैंने इस पे 2 टाइप के मेहनत की है। एक तो है जो आंकड़े सेकेंडरी डेटा अवेलेबल पब्लिक डोमेन में है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक ने लगाया है या भारत सरकार ने सेंसस जो लगाया है, दूसरे देश भी सेंसस लगाते हैं, और अलग अलग सर्वे जो होते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अलग अलग। तो वो एक है बड़े आंकड़े। उसको देखने के बाद उसके हिसाब से मैंने एक सर्वे किया 80 गांव में। इसमें से 40 गांव थे बिहार और दूसरे 20 बांग्लादेश में, 20 नेपाल में। उसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, चाहे वो आप जैसे जर्नलिस्ट हो या पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिक्स। तो मैंने ढाका में, काठमांडू में और पटना में, दिल्ली में, हर जगह, और उसके अलावा मैं तमिलनाडु भी गई थी, तो चेन्नई और केरला में भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया कि ये क्यों है। तो क्योंकि मैंने इसमें कुछ 5-6 साल तो पीएचडी में ही चला गया, उसके अलावा ये किताब लिखने में बहुत साल लग गया, तो इसीलिए आप विश्वास कीजिए कि मैं ऊपरी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने जैसे कि हम एकेडेमिया कहते हैं ट्रायंगुलेट, यू यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू एंश्योर दैट व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रूथफुल। आपकी किताब की जो भूमिका लिखी है वो जियां अंद्रेज साहब ने लिखी है, और मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं। हाँ। और आपकी पीएचडी में भी उनका काफ़ी हाथ रहा है। बिल्कुल, वो मेरे को गाइड थे। हाँ, ये बताइए शुरुआत कब हुई, कब आप बांग्लादेश गईं और क्या देखा आपने वहाँ पर, आपके क्या एक्सपीरियंस थे? श्योर। तो आपने कहा शुरुआत। हाँ। तो शुरुआत हुई बहुत पहले। मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी 2005-6 में करीबन, और उस समय उनका साउथ एशिया ऑफिस था। तो मैं बांग्लादेश, नेपाल, हमारे सारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जाती रहती थी। उस समय मुझे एक रिपोर्ट लिखना था, और उसी टाइम में जॉन अंद्रेज ने लिखा था हिंदू में एक आर्टिकल कि बांग्लादेश हमसे आगे जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैंने एक रिपोर्ट लिखा, उन्होंने उसके लिए फॉरवर्ड लिखा, और ये 2005 से हम शुरुआत कर रहे हैं ये आंकड़े देखना कि ये बहुत अजीब चीज़ है कि छोटे देश आगे जा रहा है। हम छोटे देश कहते हैं। हाँ, हम population of Bangladesh is almost equivalent to Uttar Pradesh, right? It's not a small देश। ख्याल है 17 लाख के करीब होगी, नहीं सॉरी 17 करोड़ के करीब होगी। Yes। और फिर कुछ साल के बाद नेपाल भी आगे जाने लगा सारे आंकड़ों में। फिर हमें पहले से ही पता था श्रीलंका आगे था, फिर भूटान भी आगे निकल गया, अभी मालदीव्स भी आगे है। तो 20 साल से हम ये आंकड़े देख रहे हैं, ऊपर के आंकड़े। मैंने पीएचडी बहुत लेट शुरू किया, 2014 में ही। तो ये तो 4 से 14 तक आई वॉज डूइंग अदर वर्क, बट 14 में मैंने शुरू किया, और फिर 5 साल लग गया। उस समय मैं झारखंड में ही रह रही थी, और फिर मैंने ग्राउंड लेवल पर प्राइमरी सर्वे किया। और बांग्लादेश का आपने पूछा एक्सपीरियंस कैसे था, क्योंकि मैं बहुत बार गई थी, लेकिन एनजीओ में या दूसरे संस्थाओं में जब आप जाते हो, आप कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हो, एसी कमरे में बैठते हो, सपोर्ट सिस्टम होता है आपके सारा, वो सब आपके साथ होता है। बिल्कुल, गाड़ी आपको आके पिकअप करता है। लेकिन पीएचडी में ये खूबसूरती है कि आप जाते हो गांव में, और मैं एक गांव में मैंने नहीं लिया, मैंने 20 गांव गई। मैंने लोकल महिला को हायर किया टू बी माई रिसर्चर्स, वो सर्वे करने के लिए। किस यूनिवर्सिटी से आप कर रही थी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो मतलब एकेडेमिया हैज़ अ रिगर विच इज़ यू कांट जस्ट, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी इन डेप्थ। और उसके अलावा मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद भी है। तो आई वुड से दैट बांग्लादेश देखने में ऐसा कभी नहीं लगता कि वो बहुत रईस देश है, वो नहीं है, वो गरीब देश ही है। इनफैक्ट इट्स अ लो इनकम कंट्री, इट्स नॉट इवन कम टू मिडिल इनकम लेवल। हाँ, आपकी किताब कहती है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 166 बिलियनियर्स हैं, कुछ नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश में एक भी नहीं है। नहीं, और ये मैं कह रही हूँ डॉलर बिलियनर्स नहीं है।
और इसके कारण बहुत सारे हैं जो मैंने बांग्लादेश चैप्टर में लिखा है कि उनके 3 पार्टीशंस थे, इसका कैसा हुआ, क्या इतिहास था। पर पहले शुरुआत करने के लिए अगर आप ढाका चले जाए, इट डजंट लुक लाइक अ वेरी ग्लैमरस सिटी। बट जब मैंने लोगों से पूछा तो फिर समझ में आता है कि उनके आंकड़े आगे क्यों जा रहे हैं। जैसे कि सिंपल चीज़ मैं कहूँ कि गांव के नज़दीक बहुत सारे फैक्ट्रीज़ होते हैं और गांव वाले उस फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। और लॉट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग, जैसे कि सिंपल फैक्ट्रीज, हाँ, जैसे कि एग्स, चिकन, जूट मिल्स, फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सिंपल एग्रो थिंग्स विच कैन बी प्रोसेस्ड। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। रूरल लैंडस्केप, poor country but going, and I really wish कि और अभी बॉर्डर्स खुल गए हैं कि और इंडियंस वहाँ जाके ज़मीनी हकीकत देखें, क्योंकि आई थिंक हमारे जो सोच है, और सिर्फ हमारे नहीं, इंटरनेशनली भी बांग्लादेश का ये इम्प्रेशन है कि वो बहुत फैमिन के बाद गरीब देश है। इट वाज कॉल्ड अ बास्केट केस बाय हेनरी किसिंजर, अमेरिकन पॉलिटिशियन। वो बास्केट अभी भी गुजरे हैं हेनरी किसिंजर साहब, याद आ गया मुझे। हाँ, वो बिल्कुल आगे निकल चुका है। और वो इम्प्रेशन जो हमारा पुराना इम्प्रेशन है, हमारे पॉलिटिशियंस भी क्या क्या कहते हैं बांग्लादेशियों के बारे में, वो तो हंस रहे हैं वहाँ, क्योंकि मतलब बेसिकली आपको रोक के कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश को बहुत अच्छे देश के तौर पर कभी नहीं देखता था। इनफैक्ट उनकी तो लड़ाई हुई 71 में, भाई वो उन्हें बंगाली बोलनी थी, उन्हें उर्दू थोपनी थी। खुद हिंदुस्तानी भी, क्योंकि हम लोगों ने मदद की 71 में मुक्ति वाहिनी की। हम भी एक बड़े भाई के रूप में अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं छोटा देश है, ठीक है, करेगा तरक्की, अच्छी बात है। लेकिन बांग्लादेश का जो पहली झलक बहुत लोगों को दिखाई दी शायद, वो मुझे याद है कि एक शो था पाकिस्तान का, अनवर मकसूद का, उसमें ना एक एक्टर बांग्लादेशी बनता है, पाकिस्तान का ही। और उस दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मैच हुआ था, और मैच में बांग्लादेश की टीम हार गई थी। तो उसमें दिखाया है कि इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो बांग्लादेशी जो बैठा है, जो एक्चुअली तो एक्टर है, तो वो एक एग्रेशन में बैठा है। तो इंटरव्यूअर उससे जब भी क्वेश्चन पूछता है मैच से रिलेटेड, तो वो उसमें रोक के अपने इकोनॉमी के बारे में बताने लगते हैं और अपनी तरक्की के बारे में बताने लगते हैं, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली उस इंटरव्यू के बाद ऐसा महसूस हुआ कि कुछ है जो हमसे छूट रहा है, बांग्लादेश कहीं कुछ अच्छा कर रहा है। तो वो तो खैर एक मजाकिया इंटरव्यू था, लेकिन बहुत सारे लोगों को उससे कुछ महसूस हुआ। मगर हाँ, बात सही है कि हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि कपड़े बनाने में बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने वहाँ पर फैक्ट्री लगा दी है, बांग्लादेशी लगातार कपड़े बना रहे हैं। इनफैक्ट आपने बताया कि कोरोना में भी वहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, और दवाइयाँ उन्होंने हमें भेजा है कोरोना के समय। उनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया है। तो बांग्लादेश, और ये शो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आई थिंक सबका ये 50 साल, इनफैक्ट बांग्लादेश इज सेलिब्रेटिंग इज 50th ईयर दिस ईयर, एंड आई थिंक नोबडी एक्सपेक्टेड बांग्लादेश टू सक्सीड लाइक दिस। सो देयरफॉर आई थिंक हमें सीखना चाहिए उनसे। आपकी जो किताब है वो खुलती है बांग्लादेश के गांव से, है ना, वो एकदम बॉर्डर पर है, और उन्हें इंडिया दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसमें पढ़ा कि वो रोज सुबह देखते हैं भारतीयों को खुले में शौच करते हुए। और जब आप इसे लिख रही हैं तो मुझे लगा कि ये तो एक नॉर्मल बात है किसी भी हिंदुस्तानी गांव के लिए, और बॉर्डर पर उधर भी शायद ऐसे ही नज़ारा होता होगा। लेकिन आपकी किताब पढ़कर मुझे हैरत हुई कि उन लोगों को भी अजीब लग रहा है, क्योंकि वहाँ ऐसा होना बंद हो गया। इनफैक्ट हमारा स्वच्छ भारत अभियान अभी शुरू हुआ है 14 में। हाँ, 10 साल पहले उसके वहाँ बांग्लादेश में ओपन डेफिकेशन फ्री था। और फिर मैंने मैं भी हंस रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहे थे, लेकिन हर घर में जहाँ मैं गई थी बांग्लादेश में शौचालय था, हर घर में, एवरीबडी यूजेस इट। और उसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो सरकार ने, तो मैं बांग्लादेश 10 साल पहले भी जा रही थी, और उससे भी पहले जब मैं NGOs में थी, और मैं देख रही थी ये सीमेंट रिंग्स सरकार ने दिया था, और मैं सोच रही थी ये क्या है। फिर मुझे पता चला कि ये सीमेंट रिंग्स सरकार मुफ्त में दे रहा है ताकि लोग शौचालय बनाएं। एंड गांव में छोटे से
जो दुकान है वहाँ भी मैंने देखा कि ये टॉयलेट रोल वहाँ मिल रहा था, पिंक कलर का, जिसमें नाम भी लिखा था बांग्ला, हर दुकान में मिल रहा था। और मैं सोच रही थी कौन ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इतने शौचालय क्यों है। और मैंने सोचा कोई अमेरिकन होगा या कुछ, हम तो नहीं इस्तेमाल करते, हम तो पानी इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन फिर मुझे समझ में आया, मैं इंटरव्यू कर रही थी, एक महिला ने कहा कि मैं मेरे 2 ट्विन बच्चों का, मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूँ क्योंकि मैं उनका सफाई करती हूँ पानी से भी और टिश्यू पेपर से भी। फिर मैंने और रिसर्च किया क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले कि कुरान में लिखा है कि अगर आपको पानी न मिले तो आप रेत या सैंड ले लीजिए। जी हाँ। तो इसके कारण वो हाइजीन में बहुत आगे है और इसीलिए 10 साल पहले ही हर घर में टॉयलेट था। उसके अलावा सरकार ने भी मदद किया। और एक चीज़ होता है वहाँ कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, तो वहाँ NGOs बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो वो गांव-गांव गए और उन्होंने लोगों को सिखाया कि अगर आपके पास शौचालय नहीं है तो उसका ये मतलब हो रहा है कि शौच की गंदगी हमारी नदियों में जा रहा है और वो हमारे खाना में आ जाता है क्योंकि हम बर्तन धोते हैं नदी में। तो ऐसे उठान बैठक उसको बांग्ला में कहते हैं, हर गांव में। और अभी भी मैं देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि उन्होंने वो ग्रुप डिस्कशंस को बंद किया है, वो कंटिन्यूस मास टीचिंग, मास लर्निंग। तो जब लोगों खुद वो अपना शौचालय बनाना चाहते हैं, सरकार उनको पैसे नहीं देता, जैसे कि स्वच्छ भारत में पैसा दिया जाता है, वहाँ जस्ट सीमेंट रिंग्स दिया जाता है। और क्योंकि वो गरीब देश है, मैंने देखा कि दरवाजे भी नहीं होते उनके टॉयलेट्स में, वो लुंगी डालते हैं। तो सस्ते प्राइस में, लेकिन उनको हाइजीन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रिलीजन से जोड़ के भी समझाया है। हाँ, रिलीजन भी, टीचर्स भी, MLAs भी, मतलब उन वहाँ जो है। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यूज़ योर कल्चरल प्रैक्टिसेस टू एडवांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो खुले में शौच बंद हो गया, जो भारत में भी नहीं हुआ है। ओके। और क्या आपने बांग्लादेश में पाया? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पर आप स्कूल में गई, और स्कूल भी हमारे स्कूल से थोड़ा सा अलग ही तरह के दिखाई दे रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, तो क्योंकि आप बॉर्डर की बात आपने की, तो एक्चुअली मैंने एक टीचर देखा वहाँ, और वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बांग्ला ही तो बोलते हैं। तो वो कह रही थी, वो गल्प कर रही थी, गल्प मतलब अड्डा या गॉसिप कर रही थी बॉर्डर के पार से वेस्ट बंगाल के टीचर से। और उसको पसंद नहीं आया कि हमें इतना कम पगार मिल रहा है, कलकत्ता में ज़्यादा पगार देते हैं। लेकिन जब मैं उनके स्कूल गई थी, मैं खुद आश्चर्य थी। प्रावधान वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका अच्छा इस्तेमाल किया है। हर स्कूल में मैंने देखा कि हमारे कागज़ के कभी कभी पोस्टर्स मिल जाते हैं, वहाँ उन्होंने हर पोस्टर को सिंपल थिंग उसको फ्लेक्स बनाया या फिर उस पर प्लास्टिक डाला है। अच्छा। और टीचर्स रूम जो होता है, फैकल्टी रूम जैसा, वहाँ एक क्लोथ्स हैंगर है और उसमें 100 ऐसे पोस्टर्स हर एक स्कूल में मैंने देखा। स्कूल में उनका स्कूल इलेक्शन होता है बच्चों का, एंड आई सॉ सो मेनी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टेक्निक्स। उनके वॉल्स जो है उस पर मल्टीप्लिकेशंस है, वर्ड्स हैं। और मुझे बहुत लगता है आजकल कुछ स्टेट्स है, जैसे कि मैं हरियाणा से आ रही हूँ, वहाँ अच्छे स्कूल्स हैं, ऐसे किया गया है। मेरे ख्याल से ये हम जो बिहारी स्कूल से मैं कंपेयर कर रही थी, वहाँ या यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेट्स में बहुत ज़रूरत है स्कूल्स में। ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ स्कूल्स में है, बट इट इज़ नॉट अ पॉलिसी, इट्स नॉट अ नेशनल पॉलिसी, इट्स नॉट अ स्टेट पॉलिसी। एंड आई थिंक जो नेपाल में भी मैंने देखा और बांग्लादेश में भी, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो पैसे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये उनका फोकस है। उसके अलावा ऑफ कोर्स बंगाली का इन्फ्लुएंस है कि एजुकेशन तो वो पढ़ना है, और उसके अलावा हाँ, कुरान का भी पहला शब्द है रीड। तो हाँ, पढ़ाई पर बहुत जोर है बांग्लादेश में, और इसीलिए 90% ऑफ चिल्ड्रन वर एबल टू रीड द पैराग्राफ जो मैंने उनको दिया था। और आई रियली, आई मीन, ये सब छोटी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ मैंने सीखा। और
मेन चीज़ मेरा मुख्य मंशा था कि क्या हम हमारे स्कूल्स को कैसे बेहतर करा हाँ, सकते और वो हैं। क्या अलग कर रहे हैं हमसे? तो सिंपल चीज़, टेक्स्ट बुक्स टाइम पे आता है, उनको फ़ोटो देना पड़ता है अपने सुपीरियर्स को कि पहले तारीख को जो उनका एकेडमिक ईयर स्टार्टिंग है उनको टेक्स्ट बुक्स मिल जाता है। लेकिन बिहार या उत्तर प्रदेश में तो 3 महीने 6 महीने नॉर्मल है कि बच्चों को टेक्स्ट बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं है, स्लेट में करते हैं चौक के साथ। सबसे ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम है वैकेंसीज। बिहार में मैंने ये भी देखा कि फेक सर्टिफिकेट्स लेके बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, बहुत सारे अपर कास्ट टीचर्स ने कब्ज़ा लिया है। और रिसेंट न्यूज़ भी है कि पेपर लीक हो जाता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर आई थिंक हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फोकस नहीं किया है, और हम इसको बहुत तो इम्प्रूव कर आंकड़ा सकते क्या हैं। कहता है वो एजुकेशन में हमसे कितना आगे? अच्छा, तो सेम क्वेश्चनर मैंने दिया। बिहारी स्कूल्स में 44% ऑफ चिल्ड्रन वर ओनली एबल टू रीड दैट वन लिटिल छोटा पैराग्राफ जो मैंने उनको हिंदी में दिया था। लेकिन जब वही पैराग्राफ मैंने अनुवाद करके बंगाली में दिया था, बंगाली बच्चों को दिया तो 90% था। हाँ स्कूल में ही आंखों की जांच हो जाती है वहाँ? बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर बेचते हैं, क्योंकि सेंडिंग अ डॉक्टर इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। तो आंखों का एक लिटिल डॉक्टर्स प्रोग्राम है। उनका एक चार्ट होता है जो आप भी कोई भी ऑप्टिशियन में देखते हो, और वो बच्चे 6 फीट में स्टैंड करके वो खुद पे खुद अपने आप को टीच मतलब करते चश्मे हैं। की दुकान पर जो पोस्टर होता है जिसे देखकर हम आइडिया लगाते हैं या वो आइडिया लगाता है कि उन्हें कितना दिख रहा है, ये वहाँ स्कूल में लगा ही रहता है। हाँ, तो इतना सिंपल चीज़ है, और हर साल वो स्टूडेंट्स चेक देयर क्लासमेट्स। अच्छा, वो आप आपस में चेक करते हैं? हाँ, और कोट पहनते हैं, अपने आप को लिटिल डॉक्टर्स मानते हैं। सो दे हैव मेड प्ले इनटू मास सर्वेलेंस ऑफ देयर ओन हेल्थ, हाइट, वेट, हर बच्चे। सो अगर हम हेल्थ कैंप करें तो इसमें एक्सपेंसिव होगा, डॉक्टर को आना पड़ेगा, ये वो फलाना ठिकाना। तो ये हेल्थ प्रमोशन इन अ वेरी सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव वे, और इन्होंने ये जापानीज से सीखा है। हाँ, ये मॉडल वहाँ से उन्होंने लिया। जापानीज क्लासरूम्स बहुत बढ़िया होते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश हमसे कहाँ बेहतर है? मैंने मान लिया कि चलिए सफाई में हो गया, कि अब वहाँ खुले में शौच नहीं हो रही है। आपका सर्वे जो कहता है, इसमें आपने दर्ज भी किया है, वहाँ पर बच्चे पढ़ पा रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे थोड़ा सा नहीं पढ़ पाते उस तरह से, ये समझिए मैं। और आपने और क्या देखा वहाँ पर? अच्छा, तो अभी बांग्लादेश के अगर हम इतिहास देखें तो हम हमेशा जानते हैं कि हम गए थे बांग्लादेश को इन 1971, और जो युद्ध हुआ था वहाँ, इट वाज उस युद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास के पन्नों में हम यहाँ नहीं जानते हैं उसके बारे में। हाउ ब्रूटल द वॉर वाज, द सिविल वॉर उस समय। लेकिन देयर वाज ए मास रेप्स ऑफ वुमेन एक्सेट्रा, many men were killed, but refugee camps में both sides, जो इंडिया साइड में था, बांग्लादेश साइड में, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ORS कैसे बनाते हैं, जस्ट शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। एंड वो डिस्कवरी से लैंसेट मैगजीन, जो सबसे बेस्ट मेडिकल जर्नल है, they have said that is the best discovery of the 20th century, which has saved millions of lives in Bangladesh and across the world. बिल्कुल। But I have realized, एक तो है डिस्कवरी, हमारे यहाँ भी बहुत सारे डिस्कवरीज होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं। थिंग इज टू हाउ डू यू टेक इट टू स्केल। तो वहाँ एक NGO था, और मतलब आई गॉट टू नो अबाउट दिस ओनली बाय एक्सीडेंट। मैं उनके ऑफिस गई थी, और फिर उन्होंने कहा हाँ मैंने एक किताब लिखा है कॉल्ड द सिंपल सोल्यूशन। तो ठीक है, मैंने किताब पढ़ लिया। फिर मुझे पता चला कि वो ब्राक NGO बांग्लादेश में 10 साल में वो हर घर गए थे, और हर महिला को उन्होंने सिखाया कैसे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी मिला के स्वच्छ पानी में आप ORS बनाए। तो हमारे यहाँ बहुत बार, जैसे कि ये ORS पैकेट्स आशा के पास नहीं है, आंगनवाड़ी के पास नहीं है, या स्कूल में नहीं है, तो वो खुद के खुद बना सकते हैं। मैं आई होप कि हमारे यहाँ भी हर घर में हर महिला, हर पुरुष ये सीखे। और मेरी खुद की ज़िंदगी में भी कितनी बार मैंने ये बना के यूज़ किया है। इससे डिहाइड्रेशन नहीं रहता। या
एंड बच्चों द डेथ ऑफ चिल्ड्रन ऑफन हैपन्स बिकॉज ऑफ डायरिया एंड और एंड डिहाइड्रेशन. तो आप ये कह रही हैं कि उनके पास भले ही पैसा कम है बांग्लादेश की सरकार के पास, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया. उन्होंने ये रास्ते खोजे कि कम पैसा भी हो तो किस तरह खर्च करो कि ज़्यादा फायदा हो. लोगों को कैसे जागरूक किया जाए. अगर सफाई की बात है तो रिलीजन या उससे जोड़कर उन्होंने समझा लिया. अगर बच्चों की शिक्षा की बात है तो उन्होंने स्कूल्स में इस तरह दिमाग लगाया कि बच्चे आपस में एक दूसरे को चेक कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं. ये सब हुआ. इसके अलावा बांग्लादेश कहाँ और कैसे आगे निकल रहा है? क्या महिलाओं के मामले में भी वो हमसे आगे हैं? बहुत ज़्यादा. और लाइक आई सेड, यू नो, दिस हैज़ टू डू विद द वॉर. उस समय महिलाओं को लगा कि मेल प्रोटेक्शन से भी हम बच नहीं सकते. हमें खुद अपने आप को बचाना चाहिए. सो आई मेट सम women and they told me that there was a हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, but there was a renegotiation of the patriarchal bargain. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो महिलाओं को even their personal safety could not be guaranteed within the family, right? Because of the level at which sexual violence was used as a weapon of war. So a lot of women after the war, they started working outside the home पैसा कमाने के लिए. तो अभी भी हम देखते हैं मोर वुमेन इन बांग्लादेश. और मैं रोज़ देखती थी सुबह, मैं बस में अगर जाती थी तो अपना स्टील डब्बा लेके महिला जाते थे फैक्ट्री में. और आप जैसे कि मेड इन बांग्लादेश सारे कपड़े अभी वहाँ से ही आते हैं और वहाँ 90% वो फैक्ट्रीज़ में महिला ही काम करते हैं. तो आई थिंक इट वाज लाइक अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी. और अभी पिछले 25 years इन बांग्लादेश, चाहे वो शेख हसीना हो या खालिदा जिया, उनका वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स भी रहे हैं. दोनों. हाँ. पक्ष विपक्ष दोनों में महिलाएं हैं. महिलाएं. इनफैक्ट आपने अपनी किताब में लिखा था कि महज 11% बांग्लादेशी महिलाएं मिली आपको जिनसे आपने बात की, जो कह रही थी कि उन्होंने अपने पति के बाद खाना खाया. हाँ. 23% ऐसी भी थी जिन्होंने पहले खाया. क्योंकि वहाँ सब एक ऐसे रूटीन में बंधे हैं कि उन्हें नौकरियों पे जाना है, वापस आना है, सब बिजी हैं. एग्जैक्टली. तो जो बाकी देशों में, हमारे देश में मर्दों पर लागू है, वहाँ महिलाओं पे लागू है कि भाई हमें नौकरी पे जाना है, खाओ पियो, अपना सुबह उठना है. हाँ. और ये एक्चुअली बहुत दर्द होता है इंडिया में जब मैं महिला होने के कारण मैंने बचपन से ये देखा है, महिला बाद में खाने खाते हैं. तो बांग्लादेश में भी और ये भी है कि मतलब अगर चाहे वो इफ्तार हो, सब लोग साथ में कभी कभी सेम प्लेट से खाते हैं. तो दिस इज़ कल्चरली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट ये हिंदू होके नेपाल में भी मैंने देखा. नेपाल में भी मैंने पूछा उनको, क्या आप अपने पति के बाद में खाते हो? उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं, मतलब वेरी स्मॉल परसेंटेज जो तेराई रीजन में था. और ये मैं बहुत एक्चुअली ट्रबल्ड हूँ कि क्यों हमारे देश में महिलाएं, और इसीलिए महिलाओं का कुपोषण इतना ज़्यादा है. अच्छा. इन इंडिया ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस बिकॉज, एंड जैसे कि मैंने इसमें लिख के बताया है, बिहारी गांव में हम देखते हैं कि पहले नॉर्मल चीज़ है कि पहले आप पति को, अपने ससुर को, देन योर मदर इन लॉ, बच्चों को, उसके बाद लास्ट में जिसने पूरा दिन मेहनत किया है खाना बनाने के लिए, वो लास्ट में खाना खाती है जो भी बचा हुआ है. और लोग बिहार में ये भी कहते हैं कि आदमी जो खाना खाता है वो प्रसाद है हमारे लिए. वो सेम प्लेट से भी खाते हैं, बचा हुआ प्लेट उनका. तो आई वाज, एंड ये तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, मैंने किताब में लिखा है, आपने देखा है ये मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन. एंड आई थिंक आई एम होपिंग कि अगले हमारे आगे के जनरेशन्स ये चेंज करे, ये छोटा प्रथा, और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा हमारे बच्चों के कुपोषण और महिलाओं के कुपोषण का. और क्या पाया बांग्लादेश में? मैं और समझना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ना पैरामीटर समझना चाह रहा हूँ आपके, जिनके आधार पर आपने तय किया कि हिंदुस्तान पीछे रह गया. तो अभी आपने सेहत भी बता दिया है, आपने स्वास्थ्य भी बता दिया है, आपने शिक्षा भी बता दिया है, महिलाओं के बारे में बताया है. आपके आंकड़े ये भी कहते हैं कि 1980 के आसपास भारतीय महिलाओं की औसत आयु जो थी वो बाकियों से ज्यादा थी. और बाद में ऐसा रहा नहीं, बल्कि बांग्लादेश में महिलाएं ज्यादा जीती हैं हिंदुस्तानियों से. 5 साल ज़्यादा ऑन एन एवरेज. नेपाल में 1 साल ज़्यादा और श्रीलंका में 10 साल ज़्यादा. और ऐसा रहा है पिछले 50 साल से. ऐसा नहीं कि ये नया चीज़ है.
श्रीलंकन women have always been ahead, और इसीलिए मैंने साउथ इंडिया का पूरा देखा। और जैसे कि केरला के महिलाएं 10 साल ज़्यादा जीवित रहती है उत्तर प्रदेश या बिहार के महिलाओं से। और ये मैं जानना चाहती हूँ, केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका आगे क्यों निकले? क्या सही कर रहे हैं? हाँ, और ये अभी की बात नहीं है, ये 50 साल पहले की बात है। उन्होंने क्या किया, क्या पाया? तो ये ओके। तो बांग्लादेश में मैंने ये नहीं कहा कि उनके 3 पार्टीशंस हुए और इसके कारण एलीट डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो ज़मींदारी वर्ग था वो ज़्यादा से ज़्यादा जब 1947 पार्टीशन और 1905 पार्टीशन में वो इंडिया आ गया। अच्छा, वहाँ से चले गए ज़मींदार्स और जो लैंडेड ओनर्स थे। और जो 1971 के वॉर के बाद जो उर्दू स्पीकिंग जो बचे हुए ज़मींदार्स थे वो निकल गए पाकिस्तान। तो अभी जो है बांग्लादेश में देयर इज़ अ होमोजेनिटी इन द पॉपुलेशन, and this is one of the reasons why, say, politicians or bureaucrats or journalists or lawyers are more concerned about rural life, क्योंकि उनकी जन्म भी वहाँ हुआ था रूरल एरियाज़ में। तो वो चाहते हैं कि उनका तरक्की हो, सबका तरक्की हो। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, कास्ट के कारण कास्ट का दबाव इतना ज़्यादा है, उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी इतना ज़्यादा है कि हम नहीं चाहते कि हमारे नीचे वाले कास्ट का अच्छा तरक्की हो। तो एंड बिकॉज द कास्ट सिस्टम, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इज़ अ ग्रेडेड इनइक्वालिटी। हर कास्ट को लगता है दूसरा कास्ट कम है। और बिहार में मैंने देखा कि दलितों के अंदर भी मुसहर को सबसे नीचे या डोम को सबसे नीचे माना जाता है, बिकॉज एवरी कास्ट इज सब्जुगेटिंग द कास्ट दैट्स बिलो इट। वी आर नॉट डेवलपिंग एज अ कंट्री। एंड इन नेपाल मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट वाज, एक तो बांग्लादेश में देयर वाज एलिट डिस्प्लेसमेंट, इन नेपाल ये माओवादी का जो वॉर हुआ था, और अभी the head of that war, I mean, is now the president of Nepal. So, and what I found very, very interesting कि उसके कारण, and this was totally unexpected, जब मैं वहाँ गई थी, एक तो था वॉर, उसका अलावा जन आंदोलन, तीसरा था दलित मूवमेंट। इस सब के कारण क्या हुआ है, कास्ट इनइक्वालिटी हैज़ रिड्यूस्ड इन नेपाल। जैसे कि एग्जाम्पल, क्योंकि आप चौंक गए हैं तो मैं एग्जाम्पल के तौर से, मेरे दिमाग में प्रश्न उभरा था इसलिए मैं थोड़ा चौंका। मैं खुद भी चौंक गई थी। कास्ट, बांग्लादेश में कोई कास्ट नहीं है या नेपाल में कास्ट नहीं है, या फिर चलिए कास्ट नहीं है, लेकिन कोई तो विभेद होगा, कोई तो डिफरेंशिएशन होगा जो वहाँ बना होगा। मैं नहीं कह रही हूँ नहीं है, नेपाल में बहुत ज़्यादा कास्ट है। इनफैक्ट कास्ट वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मतलब लॉज वर रिटन सो दैट इफ़ यू आर अ लोअर कास्ट पर्सन एंड यू कमिट मर्डर, यू सजाएं भी अलग अलग हैं, अलग अलग जाति की थी नेपाल में। और वो 10 साल में बदल गया, 10-20 साल में बदल गया जब माओवादी सत्ता में आए। नहीं, सत्ता में नहीं, उसके पहले भी और सत्ता के बाद भी। मतलब कह रही हैं जब राजशाही ने तय किया कि अब लोकतंत्र होगा। एग्जैक्टली, जो लोकतंत्र के अभी 10 साल हुए हैं। और तो मैं जानना चाहती थी कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो पहले ऐसा था कि अगर एक लोअर कास्ट पर्सन इज सिटिंग इन द सेम रूम एज एन अपर कास्ट पर्सन, वो गौमूत्र डालते थे उसको साफ करने के लिए बाद में। अभी तो एंटी अनटचेबिलिटी लॉ है, नया कॉन्स्टिट्यूशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज टोटली नॉट अलाउड। एंड लोकल गवर्नमेंट में नॉट ओनली डू यू हैव हाफ women, you have 40% Dalit women in it. So there's been a complete change. ये आखिरी वाला छोड़ दें तो बाकी सब तो हमने भी किया पहले, फिर हम कहाँ पीछे रह गए? क्या हुआ हमारे साथ? No, so for example, वहाँ during the war, actually the Maowadi was, I was very surprised when I got to know about this. They were actually encouraging intercaste marriages. They were encouraging, और हमारे यहाँ 5% of marriages are intercaste. That's it. So both culturally and constitutionally, उनका नया 2015 कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, सब कुछ है। एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट अलाउड। और उनका मैं अभी एक्चुअली नेपाल से आ रही हूँ, तो वहाँ बोथ फेमिनिस्ट मूवमेंट और दलित मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है अभी। एंड बिकॉज the Maoists were fighting for Janajati and for the Dalits. So it was a caste war as much as it was a class war. Again, in order to bring democracy. So it was, जो ideology हम सोचते हैं उसके थोड़ा different था,
but you can see the fruits of it, and the fruits of it happened when after democracy, लोकतंत्र आने के बाद ही ये सारे पॉलिसीज़ और लॉज आ गए हैं जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज़ कम डाउन। जो गांव मैं जो डिस्ट्रिक्ट में रहती थी वहाँ सुनवार्स को भी, मतलब गोल्ड स्मिथ्स को भी वो दलित मानते हैं वहाँ। अच्छा। लेकिन मैंने देखा कि अभी सारे 5 स्टार होटल्स उस डिस्ट्रिक्ट में सुनवार्स के हैं। सो देयर हैज़ बीन एंड लॉट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन के कारण भी बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया आए हैं या मिडिल ईस्ट, तो रेमिटेंस इनकम से भी Dalits are buying land in their old villages. So there has been multiple reasons for this transformation. तो बांग्लादेश में आपने 5-6 पैरामीटर बताए कि वो हमसे कितना आगे निकला, कैसे निकला, और मैं सेम यहाँ हाँ भी। मैं चाहूंगा कि लोग इस किताब को पढ़ें तो उन्हें ये पता चलेगा, क्योंकि हम तो केवल बात कर रहे हैं लेकिन आंकड़े हम छोड़ रहे हैं जानबूझकर। आंकड़े इसमें हैं, बिल्कुल। हाँ आंकड़े इसमें हैं और कहाँ से लिए गए वो भी आपने बताया है। तो मैं बांग्लादेश के बारे में आप कुछ और बताएं, फिर मैं नेपाल पर ढंग से आऊँगा। अच्छा हाँ। ओके। सो बांग्लादेश में दिस और क्या देखा? और क्या देखा? हम तो गए नहीं है तो हम चाहते हैं कि आप बताएं। अच्छा। और हम फिर ना हैरान ना हो वहाँ जाकर कि हमसे इस मामले में आगे कैसे हैं। अच्छा है हमारे पड़ोसी हैं पर हाँ, तो बहुत सारे आई थिंक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक क्योंकि बांग्लादेश ने इतना स्ट्रगल किया है अपने बर्थ में। हाँ। एक एकेडमिक है न्योमी हुसैन, वो कहती है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1971 वॉर के कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बांग्लादेश में, लेकिन वो कहती है नहीं, 1974 के जो फैमिन हुआ उसके कारण ही अकाल पड़ा था। तो जैसे कि मैं गांव में भी लोगों से बात कर रही थी और उनको याद है कि उस समय लंगर खाना था और वो जाते थे, पूरा दिन वेट करते थे एक रोटी के लिए। उसके बाद चाहे डिक्टेटर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस जैसे भी टाइप के हो, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर्स हो, और वहाँ हुए हैं, लोकतंत्र बांग्लादेश में हैज़ बीन वेरी फ्रेजाइल। शेख मुजीबुर रहमान की तुरंत बाद ही हो गया था, उनकी हत्या ही हुई थी। एग्जैक्टली। लेकिन वो डिक्टेटर्स भी राइट टू एजुकेशन लॉ लेके आ रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर हम लोगों को बेसिक नीड्स नहीं दें तो वो हमें निकाल देंगे। और ढाका में बहुत सारे अभी भी होता है धरना आंदोलन, तो चलता है हमेशा। क्या वहाँ कोरोना का इलाज भी फ्री हो रहा था? नेपाल में इनफैक्ट रिसेंटली मैं सुप्रीम कोर्ट के फीमेल जस्टिस थी नेपाल में, और उन्होंने मैं मिली थी, वो एक नेपाल में मैं गई थी पिछले हफ्ते, तो वो कह रही थी कि द सुप्रीम कोर्ट इन नेपाल सेड ऑल कोविड ट्रीटमेंट्स हैव टू बी फ्री। मतलब ठीक है, देश तो छोटा है लेकिन पैसा भी तो कम है उनके पास, वो कैसे अफोर्ड कर पा रहे थे, हम नहीं कर पाए। हाँ, अच्छा, तो आपने पूछा कि स्वास्थ्य के बारे में। नेपाल में एक है हेल्थ पोस्ट। एनीवे मेनी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स इन नेपाल आर फ्री। डॉक्टर्स वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट स्कूल मेडिकल कॉलेजेस में भी वो फ्री सीट्स देते हैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट्स को 2 ईयर कंपल्सरी करना होता है गवर्नमेंट सर्विस में। तो दे क्रॉस सब्सिडाइज एंड इंश्योर दैट, जैसे कि दवाइयाँ मेड इन इंडिया दवाइयाँ मैं देख रही थी नेपाल के हेल्थ पोस्ट में फ्री बढ़ती हुई। फ्री, बिल्कुल फ्री। तो सी एक्चुअली इंडिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे ख्याल से मंशा की कमी है। और मैं कह रही हूँ ये मंशा की कमी है, एक तो जाति प्रथा के कारण, एक है हमारे बहुत सारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो मेन है, पुरुष है, हु आर मेकिंग डिसीजंस, क्योंकि हेल्थ इज women need more healthcare than men because of the reproductive cycle. But if you, in fact, there's a recent study which says since the Bhore Commission in 1950, in Delhi, all the health commissions have been led by men and only 11% of participation of women. तो आपने कास्ट के कारण, पेट्रियार्की का कारण, और तीसरा है जो अमीर लोग हैं इंडिया में, वो तो हेल्थ टूरिज्म बन गया है उनके लिए, और जो गरीब लोग हैं यूपी, बिहार, झारखंड में, वहाँ तो एक पैरासीटामॉल मिलना मुश्किल है लोगों को। अच्छे अच्छे शहरों में 4 दिन अगर किसी के घर में कोई वेंटिलेटर पर रह जाए तो कर्ज लेना पड़ जाता है।
और आप दूर की बात मत करिए, हमने ये दिल्ली में देखा है। कोरोना में ऑक्सीजन तो क्राइसिस हाँ, था दिल्ली में, और मैं मेरे स्टूडेंट्स को ले जाती हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल जो एम्स के नज़दीक है। आप जाके वहाँ स्थिति देखिए, मतलब हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में आप लेबर चौक चले जाइए, इतने लोग हैं वहाँ, और हमेशा मिलेंगे। या फिर यमुना पार में जो होमलेस शेल्टर्स हैं, तो मतलब लोगों को लगता है कि ये आंकड़े मैंने कहीं से उठा के ले आई हूँ, लेकिन एक्चुअली हमारे आंखों के सामने है और हम नहीं देखना चाहते। और क्यों नहीं देखना चाहते हैं? बिकॉज there is an elite capture also of our society for many years, either the upper caste capture or class capture, and we are creating a society for millionaires and billionaires. क्योंकि हाँ, मैं देख ही रहा था, आपने कहा कि आधी आबादी 6% संसाधनों में गुजारा कर रही है, उसके पास पैसा है हिंदुस्तान में। बाकी 166 तो आपने आंकड़ा दिया, बिलियनर्स हैं, एक दलित है। और आप रह चुके हैं यूपी में, पंजाब में, हर जगह आप रह चुके हैं भारत में, और आपको पता है कि रूरल रियलिटी जो है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास ज़मीन है रहना वो भी बहुत मुश्किल है, और उसमें भी कास्ट डिस्पैरिटीज़ हैं। उसमें तो पूरी है, पूरी की पूरी जो दबाव है। और जब only 5% of intercaste marriages, for example, then you're just reproducing these same inequalities generation after generation. पर मैं स्वाति जी रोक के पूछ रहा हूँ ज़रूर। कि ठीक है, हम आपने लिखा है कि हमारे यहाँ जाति है, पेट्रियार्की है, फ्यूडलिज्म है, इस चक्कर में हम कुछ जो पैरामीटर्स आपने बनाए उसमें पीछे रह गए हैं। मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा मन ये मानने को कभी भी तैयार नहीं है कि जिन देशों से हम अपनी तुलना कर रहे हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं कमी है कि सब अच्छा हो गया है। नहीं तो फिर ठीक है, आप कह रही हैं कमी भी है, लेकिन उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश की है। बट मुझे थोड़ा सा ना और खुलकर बताइए कि फिर नेपाल और किन किन चीज़ों में आगे चला गया। क्या हम जिन महिला प्रतिनिधियों की बात करते हैं कि वो हमारी संसद में, विधानसभाओं में ज़्यादा होनी चाहिए, क्या इन दोनों तीनों देशों में वो भी ज़्यादा हैं? हाँ, क्योंकि उनका, हम इतने सालों से 20 साल से हम महिला का आरक्षण के लिए कर रहे हैं। और अभी 2015 कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल में उन्होंने they have said not only women to get into parliament, तो उनका हमारे से हमारा 15% है, उनका 30% है, 33%। उसके अलावा Supreme Court justice has to be a woman, opposition leader, and their president. So at one time, all three were women. So they're saying not only women at the lower level, but also at the higher level. So they have sub quotas. और अभी भी हमारे आरक्षण में, जो पता नहीं कब आने वाला है, 10 साल के बाद या कभी, उसमें भी हमने OBC दलित के सब कोटाज नहीं डाले हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत स्टडीज़ ने दिखाया है कि पंचायत में जब अभी महिलाएं, चाहे वो क्या कहते हैं, प्रधानपति, हाँ, तो चाहे मुखिया पति, प्रधान पत्नी, हाँ, हो जाती, चाहे ऐसे भी हो, फिर भी जहाँ जहाँ महिलाओं का इलेक्टेड हो गए हैं, वहाँ जैसे कि स्वास्थ्य, शौचालय, ये सब में ज़्यादा फोकस हो जाता है। दूसरा चीज़ है, आप पूछ रहे हो नेपाल ने आगे कैसे। नेपाल में not only do they have amazing health posts, they have something called birthing clinics. हमारे बहुत सारे महिलाएं या बच्चे in birth, या mothers die और infants die within the first few days. तो उन्होंने, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो उन्होंने नज़दीकी अगर पूरा अस्पताल नहीं हो सकता है, उन्होंने बर्थिंग सेंटर्स बनाए हैं। तो एंड आई थिंक द रियल रीज़न फॉर दिस इज़ पॉलिटिकल एंड सोशल कमिटमेंट। मतलब ये हवा में नहीं आते हैं ना, सही बात। लेकिन हम, और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा इंडिया सेम है, मैं कह रही हूँ कि इन द किताब में कि नॉर्थ इंडिया बहुत फ़र्क है साउथ इंडिया से। हाँ, वही मैं आपसे अब आने वाला था कि आपने जो तुलनाएं की हैं, हाँ जी, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल, और इसमें अगर आप केरल से तुलना करती या कहीं और से, तो फिर वो हमारे पड़ोसी पीछे दिखते हैं आपको। मगर आपने इसमें लिखा कि जो आपने सैंपल लिया, तो आपने बिहार के गांव से लिया, है ना, किशनगंज खासकर आपने लिखा, बिहार कंपेयर विद द पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश, 50 किलोमीटर का दोनों में फ़र्क है। इसके अलावा आपने नेपाल में सिंधुली को बनाया और उधर से मुजफ्फरपुर को। तो ये जो सैंपल आपने चुने, ये क्या सोचकर चुने? ज़रूर, तो ये तो एकेडमिक रिगर के साथ बहुत केयरफुली चूज़ करना चाहिए। तो आई टुक द सेंसस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज़ एंड एट दैट टाइम लुक्ड एट
economic, social, cultural, and also the proximity. Okay. So geography. So I was looking at geographically contiguous areas. ठीक है. And in census parameters, जो literacy rates साथ में हो या electricity coverage और also their per capita income जितना तक हमें समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से similar districts मैंने लिया. और ऑल्सो दैट पंचगढ़ एंड किशनगंज हम मुस्लिम डोमिनेटेड, तो हम कंपेयर कर सकते हैं. और सिंदुली और मुजफ्फरपुर हिंदू डोमिनेटेड थे. कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि हिंदू मुस्लिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेन चीज़ है कि बिहार के पॉलिसीज़ के कारण वो पीछे रह रहे हैं. और एंड आई कैन से दैट बिहार इज़ ऑल्सो टिपिकल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि आंकड़े तो वही दिखा रहे हैं हमारे. तो इसके हिसाब से मैंने बहुत केयरफुली विलेजेस को भी चुने, घर को भी चुने. हर विलेज में जाके वो भी रैंडम सैंपल से किया. फिर घर में भी हमने वो असर का प्रथम टेक्निक इस्तेमाल किया कि एवरी 5th हाउस जाना के नॉक करना चाहिए. अच्छा. तो विथ academic rigor हमारे secondary data was showing very similar things to our primary data. बट फिर मुझे कारण ढूंढने पड़े, और कारण मुझे हिस्ट्री में मिला, सोशियोलॉजी में मिला, दूसरे डिसिप्लिन्स में मिला. मतलब आप ये कह रहे हैं कि चलिए, अगर श्रीलंका पे तो हमने बात नहीं की करेंगे, लेकिन अगर हम श्रीलंका ना देखें, बांग्लादेश ना देखें, नेपाल ना देखें, अगर हम नॉर्थ और साउथ इंडिया ही देख लें, तो भी हमें बहुत गंभीर किस्म के फ़र्क देखने को मिलेंगे. और देश तो एक है, तो फिर क्या है जिसमें हम लैग कर रहे हैं? जाति तो हर जगह है. आप तमिलनाडु या केरल में तो ये नहीं कह सकती वहाँ जाति नहीं है, वहाँ भी है. वो फिर कैसे आगे निकल गए उत्तर भारत के बाकी इलाकों से? बिल्कुल. और ये मैं नया चीज़ नहीं बोल रही, कंट्रोवर्शियल होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी, अगर हमें पता है 1970s में केरला वाज कॉल्ड द पोस्टर चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट, तो क्यों? और 1970s में आफ्टर 20 years ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फिर मैं इतिहास में बहुत अंदर घुस गई और मुझे फिर समझ में आ गया द मेन रीज़न अमंगस्ट वेरियस रीजंस इज़ बिकॉज दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी कास्ट मूवमेंट्स एंड वुमेन्स मूवमेंट्स. तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ. केरला में जाति प्रथा इतना बुरा होता था कि नॉट ओनली डिड यू हैव अनटचेबिलिटी, यू हैड अनसीएबिलिटी. You could not even see a person of a lower caste. They had to stand 10 meters away, 20 meters दूर away. रहते हैं, देखना भी नहीं, परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, ये कह रही हैं. उसके अलावा मैंने ये भी, जब मैं इतिहास में देख रही थी, जो हमारे टेक्स्ट बुक से डिलीट किया गया है, कि महिला और पुरुष जो लोअर कास्ट के थे, वो अपने शरीर के ऊपर से कपड़े नहीं पहनते थे. हाँ. तो क्योंकि एंटी कास्ट मूवमेंट्स थे, क्योंकि चना रापर क्लॉथ रिवोल्ट, तो और ये सब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हुआ था. तो जाति प्रथा तो पूरे देश में है, लेकिन एंटी कास्ट मूवमेंट्स हैव चेंज्ड द डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न. एंड सो सी, जब हम कहते हैं आज शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये अभी के फल है, लेकिन उसका मेन कारण है कि there were anti-caste movements. So when your bureaucracy or when your politicians are coming from a caste, they will definitely want to ensure that there is benefit for their own community, right? And some of those movements were violent movements. Some of those were non-violent movements. जैसे कि महात्मा गांधी भी गए थे वैक्यूम टेम्पल एंट्री सत्याग्रह के समय. लेकिन बिहार में जो वो हत्याएं हुई जाति के नाम पर भी, तो बिहार में ऐसा नहीं कि बिहार में पेजेंट मूवमेंट्स नहीं थे, सोशलिस्ट मूवमेंट्स नहीं थे, एंटी कास्ट मूवमेंट्स नहीं थे. मतलब जब नक्सलवादी मूवमेंट हो रहा था, वो भी था. मतलब जब लेफ्ट हिंदुस्तान में मजबूत हो रहा था और हिंसक चीजें हो रही थी, तो केवल साउथ में नहीं हो रही थी, बल्कि इधर भी तो सुगबुगाहट थी. एग्जैक्टली. तो बिहार में भी मूवमेंट्स रहे, बट व्हाट वाज यूनिक इज द रिप्रेशन बाय द अपर कास्ट. सो बिहार में ये रणवीर सेना, सुवर सेना, अपर कास्ट क्रिएटेड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज, जो आजकल भी अगर हम ये बॉलीवुड फिल्म्स देखें तो हमें पता है जैसे कि गैंग्स है ना, और विद आर्म्स. तो द रिप्रेशन बाय द अपर कास्ट एंड ऑल्सो द proportion of population of the upper caste in the north has been more than in the south. Other people also say that because the British introduced a different sort of zamindari system in the north and the south, the Royatwadi versus zamindari. रैयतवाड़ी थी वहाँ पे. हाँ. तो I would say rather than we look after independence, नए सरकारों ने क्या क्या किया, लेकिन हमें ये भी जाके देखना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या मूवमेंट्स हुए थे. विवेकानंदा कह रहे थे कि केरला यूज्ड टू बी द मैड हाउस ऑफ कास्ट.
So unless you have anti-caste movements also in the north continuing, I don't see how Bihar can become a Kerala in health, in education, right? So it is the larger issues of elite capture and changing. मतलब कह रही हैं आप कि या तो सरकार अपनी पॉलिसी बदल ले तो हो सकता है, और नहीं तो फिर लोगों के बीच से आंदोलन खड़े हों इन सब मुद्दों को लेकर, तब कुछ हो सकता है, और उसमें तो समय लगेगा। समय तो लगेगा ही। केरला ओवरनाइट थोड़ी हुआ, 100 साल के बाद, है ना। और लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लाइफ टाइम में हो सकता है। श्रीलंका, श्रीलंका उस पर थोड़ी बात हो जाए। जरूर। वो तो बैंक्रप्सी होने वाली तो थी ये वहाँ पर। अगर हम व्हाट्सएप पे देखें तो श्रीलंका से सब लोग कहते हैं कि इट्स अ बैंकरप्ट कंट्री, ये वो, और मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि 50 years से श्रीलंका इज़ नाउ अ रिच इनकम कंट्री सॉर्ट ऑफ थिंग, middle income country. For 50 years it has more income than us. It's a tourism hub, and their education, healthcare, everything has been higher. Now one reason is, which I got, they'd never had a caste system like India's caste system. It's largely majority Buddhist country, हाँ, right? Sinhala Buddhist. लेकिन उनमें भी तो कुछ भेद होगा ना। In the Tamil community, of course, there's caste system, and even amongst the Sinhala Buddhists, there are largely two castes: the agriculturalists, Goegama, and the other community, which I forget the name of. But it is not like in India or in Nepal. Nepal में बहुत institutionalized caste system था. India में it continues today. So there has been less emphasis on that. On the other hand, the British also always in Sri Lanka, before the British, the Dutch, the Portuguese, so they had many waves of colonization. And by the time the British came, they felt that, like Jamaica, Sri Lanka is one of our best colonies. They called it the jewel of the crown. तो जो experiments वो कर रहे थे UK में to increase the welfare state, अच्छा, वो उन्होंने श्रीलंका में शुरू किया। अच्छा, तो श्रीलंकन women were the first in Asia to get the right to vote 3 years after British women got. And British women also fought for 100 years to get the right, 60 years to get the right to vote. And they were helping their Sri Lankan sisters. So everywhere, whether it's women's rights, caste rights, you have to fight for it, is my biggest lesson. आपकी किताब आंदोलन का आह्वान है। हाँ। क्योंकि जो आप कह रही हैं कि या तो सरकारों में फिर प्रतिनिधित्व बढ़ जाए दलितों का, महिलाओं का, उन लोगों का जिनके समुदाय पीछे रह गए, या फिर ऐसा हो कि वही लोग उठकर आंदोलन कर लें, ऐसे हक ले लें। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आंदोलन इज फाइटिंग फॉर योर राइट्स। अहिंसक आंदोलन कह रही है ना? नहीं, अहिंसक, बिल्कुल अहिंसक ही कह रही हूँ। और जैसे कि हमने तमिलनाडु के बारे में नहीं बताया अब तक। तो तमिलनाडु में अभी आपको DMK, AIDMK मिलते हैं, द्रविडियन पार्टीज। बिल्कुल। लेकिन उनका जेनेसिस वाज द सेल्फ रिस्पेक्ट द्रविडियन मूवमेंट, व्हिच वाज एन एंटी कास्ट मूवमेंट। और उसके अलावा अभी दलित मूवमेंट्स भी हैं। तो I think the role of movements in politics really needs to be interestingly understood, and what is the ideology of those movements. Because in Tamil Nadu, I show with my data how, because there was a Dravidian movement, पहले Dravidian movement started with something called the Non-Brahmin Manifesto. Before the Justice Party was formed, Periyar and the others went to the British and said that in your government, all the people you have taken are Brahmins. We are wealthy. We also have land. We are well educated. Why don't you give us government job? हाँ, जैसे कि आज भी हो रहा है ना। आप देख रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ कह रहे हैं हमें भी आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। ये 100 साल पहले हुआ था ब्रिटिश के समय। इसके कारण ब्रिटिश ने ज़्यादा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स मद्रास प्रेसिडेंसी में दिया था। बिल्कुल। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो मैं दिखा रही हूँ, एक डायग्राम है जहाँ मैं दिखाती हूँ कि 19% से वो 52% हो गया 1970s तक ऑफ नॉन ब्राह्मण्स इन द ब्यूरोक्रेसी। तो अभी हम सिर्फ पॉलिटिशियंस का ना देखे, ब्यूरोक्रेट्स देखे, लॉयर्स देखे, डॉक्टर्स, और तमिल फिल्म इंडस्ट्री प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द द्रविडियन मूवमेंट, क्योंकि सारे फिल्म्स में और वो पॉलिटिशियंस भी बन गए। हाँ, बाद में पॉलिटिशियन हो गए। लेकिन वो इथॉस जो था was that we should work for people, against people's poverty, we should improve people's lives.
इसके कारण जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ आते हैं वो नॉर्थ में भी सेम, नरेगा या जो भी हो, नॉर्थ में भी साउथ में भी सेम, या शिक्षा का, लेकिन साउथ में उसी with those resources you have a different outcomes. So what is the reason for that is what I went under. तो इसीलिए मुझे PhD करने में इतना समय लगा. हाँ, मतलब अब तो जो आप कह रही हैं उसमें तो ये लगता है कि जो आसपास हमारे घटा इन देशों में वो किन्हीं कारणों से हुआ है. Exactly. है ना. बांग्लादेश में आपने बताया कि किस तरह से वहाँ अकाल आया, वो जिस तरह से वॉर से बचे, तो उनके जो एस्पिरेशंस हैं कुछ और हो गए, उनकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं उसे एक दिशा मिली, उन्हें अपने ज़ख्म याद थे. Exactly. श्रीलंका में आप बात कह रही हैं तो आप ये बता रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह अंग्रेज़ों ने जल्दी से रिफॉर्म कर दिए, क्योंकि समय लगता है, उन्हें अपना समय भी मिला, तो उन्होंने उस तरह आगे बढ़ने की कोशिश की. नेपाल में आप कह रही हैं कि वहाँ पर एक आंदोलन हुआ, पहले भी वहाँ पर सिविल सोसाइटी टकरा रही थी अधिकारों को पाने के लिए. Exactly. और चूंकि वहाँ जाति बिरादरी एक चरम तक जा चुकी थी तो अब वो टूटना शुरू हुआ. उसका उन्हें लाभ होना शुरू हुआ. फिर जो प्रोग्राम से उनका एग्जीक्यूशन भी हुआ. वरना तो जो आप बता रही हैं कि वहाँ पर जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो तो इंडिया में हैं, एजुकेशन भी है, ये सब, लेकिन एग्जीक्यूशन उस तरह की नहीं हो रहा है ना. आपने नियत और मंशा जो कहा था वो वैसे नहीं हो रहा है. अच्छा, मैं ठीक पकड़ रहा हूँ? ब्यूटीफुल समरी. ठीक. तो अब आप और कुछ जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकती हैं, क्योंकि पॉडकास्ट के अंत में हम, मेरा ख्याल है कि हम कंक्लूजन तक पहुंच गए आपकी किताब के. हाँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आई होप के इसके अंत में हम होप के साथ जिए कि हम बदलाव ले आ सकते हैं, लेकिन यू हैव टू धीरज रखना चाहिए समय के बारे में. हो सकता है 50 साल लगे, 100 साल लगे, लेकिन सही दिशा में अगर हम जा रहे हैं, मंशा है तो हम जाएंगे. और ये हम तय करते हैं, कोई और तय नहीं करता. सो सिटीजन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग देयर डेस्टिनी. स्वाति नारायण की किताब अनइक्वल. सही बात तो यह है कि अगर आपको जवाब चाहिए तो सही सवाल होने चाहिए, सही सवाल सही तथ्यों के साथ. इस किताब में वो सब दर्ज है, और 7-8 साल की आपकी मेहनत. और सबसे अच्छी बात यह है कि किताब के पीछे जो आपने दिया है इतना भारी भरकम तथ्यों से एकदम लबरेज किताब है, तो कोई इसे क्वेश्चन भी करेगा तो उसे सोच समझ के करना पड़ेगा. नहीं तो अधिकतर तो जिस तरह का माहौल है उसमें जैसे आप कोई सवाल उछालो तो कोई कहेगा कि यार आप तो नेगेटिव बोल रहे हो, आप थोड़ा नेगेटिविटी फैला रहे हो. Exactly. मगर मेरा ख्याल है इस किताब को ऐसे लेना चाहिए कि वो गंभीर और सही सवाल हैं, जिन्हें यदि हमने ठीक से समझा और इनके जवाब ठीक से तलाशे और एग्जीक्यूट भी ठीक से किया, तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका की बात नहीं है, बल्कि चीन और अमेरिका से भी आगे निकल सकते हैं. Exactly. और किसी देश के लिए जितने ज़रूरी उसके करोड़पति अरबपति होते हैं, उतना उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसके जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर है, उनका पेट भरा हो, उनके पास नौकरियां हों, वो सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे. जैसा कि आपकी किताब में एक जगह है, कोई बांग्लादेशी कह रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए, हमारे लिए भी होनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. इतने धैर्य से आपने पढ़ा को नितिन सुना. बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका. और अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ. बहुत शुक्रिया आपका.